के बारे में स्टडी किया था। देयर आर टू टाइप ऑफ रूट्स। टैप रूट सिस्टम is present in dicotyledonous plant. However, fibrous root system is present in monocotyledonous plant. In taproot, the primary taproot show the four types of region when we are moving from bottom to top. The first region was root cap, then region of meristematic activity, region of elongation, and the fourth last region is called as region of maturation, which is present just below to the soil. Now the second organ in the angiospermic plant body which we are studying today is stem. This is very common organ. All you know that the erectness of the plant is due to stem. When seed get germinated, then एपिकॉटिल पार्ट आपको पता है, लास्ट लेक्चर में एक मर्तबा मैं आपको बताया था कि कॉटिलिडॉन्स के ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पार्ट होता है उसे एपिकॉटिल कहते हैं। एपिकॉटिल का जो टर्मिनल एंड होता है बच्चों, यानी टॉपमोस्ट पॉइंट, उसे हम लोगों ने नाम दिया था प्ल्यूम्यूल। सो दिस प्ल्यूम्यूल गेट elongated along with epicotyl and stem is arises above the soil surface. It means that stem develops from plumule and this plumule is a part of epicotyl. ओके, तो जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कि सॉइल सरफेस है, एपिकॉटिल जब ऊपर आएगा दोनों कॉटिलिडॉन्स को साथ में लेकर के आ जाएगा, इसीलिए आपको दो लीव्स स्टेम के ऊपर पहले पहले दिखाई देते हैं और फिर जैसे जैसे स्टेम की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे स्टेम इलोंगेट होगा, उस स्टेम पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जैसे कि नोड, इंटरनोड, बर्ड्स, और फिर लीफ की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। किस तरह से एडिशनल लीफ डेवलप होंगे ये सब हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्टेम इज डेवलप फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल पॉइंट ऑफ द एपिकॉटिल। अभी स्टेम जमीन से ऊपर जा रहा है, मींस दिस स्टेम इज इरेक्ट एंड अपराइट। अपराइट यानी सीधे सीधे ऊपर जाना। हालांकि कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो जमीन से क्रीपिंग होते होते आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ग्रासेस, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको मॉडिफिकेशन कहा जाएगा, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द जनरल एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। स्टेम इज इरेक्ट एंड अपराइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि स्टेम इज कैरेक्टराइज्ड by the presence of nodes and internodes, by presence of node and internode। ये नोड और इंटरनोड का मौजूद होना इस बात का सबूत है कि दिया गया ऑर्गन स्टेम ही है, दूसरा कोई ऑर्गन नहीं है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी में हमारे पास तीन वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है पहचान। स्टेम की पहचान ये है कि उस स्टेम पे नोड और इंटरनोड मौजूद होते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज स्टेम, ये स्टेम है। इस स्टेम के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल मार्किंग्स दिखाई देती है। हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी, तो दीज हॉरिजॉन्टल मार्किंग्स आर कॉल्ड एज नोड। ओके, तो दिस इज फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड। दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, सक्सेसिव यानी एक के बाद दूसरी नोड, दो नोड्स के दरमियान के डिस्टेंस को नाम दिया जाता है इंटर नोड। एग्जाम्पल, आपने शुगर केन देखा होगा, मतलब गन्ना, तो शुगर केन में, गन्ने पर, या ऊस भी कहते हैं उसे, आपको ब्राउन कलर के शुगर केन पर बाकायदा हॉरिजॉन्टल मार्किंग दिखाई देती है। दीज हॉरिजॉन्टल मार्किंग्स आर नथिंग बट द नोड।
अब ये नोड तैयार कैसी होती है? होता ये है कि स्टेम की जब ग्रोथ होती है तो कुछ सेल रिंग फॉर्म के अंदर एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट यानी जमा हो जाते हैं। सेल की इस रिंग शेप की भीड़ को नोड नाम दिया जाता है और नोड का काम है कि अपने ऊपर या तो लीफ डेवलप करना या तो फिर ब्रांच डेवलप करना। यानी इस नोड से लीफ भी डेवलप हो सकता है और नई ब्रांच भी डेवलप हो सकती है। तो आई एम रिवाइजिंग वंस अगेन बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। रूट के पास में ये नोड और इंटरनोड नहीं होती है, ना ही लीफ के पास होती है। आप आसानी से ये 2 पॉइंट देख करके पहचान सकते हैं कि दिया गया ऑर्गन कौन सा है, मतलब रूट है, स्टेम है या लीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेम इज ग्रोइंग अबव द सॉइल सरफेस। आप देखिए यहां पर कि स्टेम की ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रही है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जमीन के बीच में प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट में स्टेम ऊपर जा रहा है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज निगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियो मतलब जमीन, यहां पर हम इसका क्लियर कट मतलब लेंगे COG। COG का मतलब क्या होता है बच्चों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जो अर्थ है आपका उसके सेंटर के अंदर जो होता है उसे COG कहते हैं। अब जमीन से ऊपर स्टेम जा रहा है मींस इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर stem is negatively geotropic. Second thing, stem is negatively hydrotropic। क्योंकि पानी जो होता है, हम ये ऊपर से आने वाले रेन की बात नहीं कर रहे हैं। रेन आकर के चली गई, अब जमीन के अंदर जो पानी जमा हो गया इस वाटर को रूट अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और वाटर को पाने के लिए रूट जमीन से नीचे जाती है, मींस टुवर्ड्स द वाटर। दिस ग्रोथ ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, बट स्टेम इज ग्रोइंग above the water level, above the soil surface. This movement of stem against the soil water is called as negatively hydrotropic movement. And third thing is, this stem is growing towards the light. लाइट का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा होता है? सन। तो सूरज से जो लाइट आता है जिसे धूप कहते हैं, स्टेम उसके तरफ बढ़ रहा है, मतलब सूरज की तरफ या लाइट की तरफ। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली, लाइट को क्या कहते हैं बच्चों? फोटो, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देखिए ये 3 पॉइंट रूट में एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे। जब हमने रूट स्टडी किया था तब हमने लिखा था कि रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्योंकि जमीन की तरफ बढ़ती हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक पानी की तरफ बढ़ती हैं, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है। बट यहां पर हम स्टेम स्टडी कर रहे हैं तो स्टेम में ये तीनों पॉइंट रूट के बनिस्बत अपोजिट रहेंगे। ओके, स्टेम इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो ये डिफरेंशिएशन जो पॉइंट है ये एग्जाम के अंदर पूछता है। आपको क्वेश्चन में 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए रहते हैं और फिर क्वेश्चन रहता है कि आइडेंटिफाई दैट अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ विच ऑर्गन। तो आपको याद रखना चाहिए कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक कौन से ऑर्गन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम। नाउ एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने रजिस्टर पे आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि लिखते लिखते हम लोगों को याद हो जाती है बहुत सारी चीजें। लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक क्लियर हो जाती है, लिखने में हमारा माइंड और ज्यादा तेजी से चलता है, हमारा फोकस पूरा पूरा टॉपिक की तरफ रहता है। तो आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप लिख लें, ये ज्यादा आपके लिए बेहतर है। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। बेसिक
कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक फंक्शन, इसको अगर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा. जस्ट अ सेकेंड. यस, बेसिक फंक्शंस ऑफ स्टेम, क्योंकि हमने रूट में भी यही वर्ड यूज किया था, तो स्टेम में भी हम फंक्शन वर्ड ही यूज करेंगे. फंक्शन का मतलब होता है काम, कि भाई स्टेम को नेचर ने क्यों डेवलप किया, प्लांट बॉडी में स्टेम का क्या काम है, तो हम उस बेसिक फंक्शन को स्टडी करने जा रहे. द फर्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू होल्ड ब्रांचेस. ब्रांचेस जो रहेगी वो स्टेम के ऊपर रहेगी. लीव्स भी स्टेम के ऊपर डेवलप हो सकते हैं, डायरेक्टली भी डेवलप हो सकते हैं, या लीफ ब्रांच के ऊपर भी डेवलप हो सकते हैं. टू होल्ड ब्रांचेस, लीव्स, fruit and flowers. These are the basic function of stem. Second basic function is conduction. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंडक्शन. अब देखिए कंडक्शन दो चीजों का होता है. मैं यहां पे एक जनरल प्लांट बॉडी आपके सामने ड्रॉ करता हूं. इन दिस प्लांट बॉडी 3 वेजिटेटिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, रूट, स्टेम एंड लीफ. देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन इन 3 ऑर्गन में से कौन सा ऑर्गन परफॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा सर रूट एब्जॉर्ब करेगी. लेकिन रूट को वाटर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है जितनी जरूरत लीफ को होती है. रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब जरूर किया, लेकिन वाटर का नीड किसको है, लीफ को. जिसको जरूरत होती है उसे कहते हैं सिंक. कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा. तो लीफ इज अ सिंक ऑफ वाटर, एंड एब्जॉर्ब सबसे पहले किसने किया बच्चों, रूट. तो रूट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर. हालांकि वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है, सोर्स ऑफ वाटर एक्चुअली सॉइल होती है, लेकिन हम सिर्फ प्लांट बॉडी स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि रूट ने सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब किया, इसीलिए रूट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर. लेकिन वाटर की जरूरत लीफ को है, तो लीफ एक्ट एज अ सिंक ऑफ वाटर. अब ये रूट का वाटर लीफ तक कैसे पहुंचेगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे कि सर जाइलेम के थ्रू पहुंचेगा. इट इज करेक्ट आंसर. जाइलेम फॉर्म अ कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. लेकिन जाइलेम स्टेम के अंदर से होते हुए पास हो रही है ना, तो हम ये कहना पड़ेगा हमको कि स्टेम कंडक्ट द वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ. रूट से लीफ तक वाटर को किसने अपने अंदर से पास किया, स्टेम ने. तो ये स्टेम का फंक्शन हो गया कंडक्शन. कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू विच टिश्यू, थ्रू द जाइलेम ट्यूब. सिमिलर टू दिस, leaf perform the function of photosynthesis and accumulate glucose molecule in the form of organic food. लीफ ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, अपने अंदर फूड जमा किया, इसीलिए हम यहां पे लीफ को सोर्स ऑफ फूड कहेंगे. ओके, लेकिन लीफ को अकेले को फूड की जरूरत नहीं है. लीफ को तो जरूरत है, स्टेम को भी फूड चाहिए, और इवन रूट जो है इसको भी फूड की जरूरत है. रूट इज ऑल्सो नीडी ऑर्गन बिकॉज रूट इज अंडरग्राउंड. इट कुड नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इट डिड नॉट कंटेन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई फूड इज ऑल्सो नीडेड बाय द रूट. अब लीफ से रूट तक फूड मटेरियल कैसे कंडक्ट होगा, तो आप लोग जानते हैं कि जैसे जाइलेम की ट्यूब होती है, वैसा ही इस स्टेम के थ्रू फ्लोएम का ट्यूब भी पास होता है. फ्लोएम ट्यूब के थ्रू लीफ का फूड मटेरियल कंडक्ट होगा कहां तक, रूट तक. सो दिस इज द सेकंड कंडक्शन परफॉर्म बाय द स्टेम, कंडक्शन ऑफ फूड थ्रू विच ट्यूब, थ्रू फ्लोएम. ओके, देखिए जाइलेम ट्यूब और फ्लोएम ट्यूब दोनों को कनेक्टिवली मिलाकर के आप वस्कुलर टिश्यू
या वस्कुलर बंडल कह सकते हैं। सो दिस जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्ट्स बट थ्रू द स्टेम। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेम, कंडक्शन। तो दो बेसिक फंक्शन स्टेम के आपको याद रखना है, टू होल्ड ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर, एंड सेकंड इज कंडक्शन। स्टेम के कुछ बाय प्रोडक्ट भी हैं। आप लोग तो जानते हैं कि स्टेम से हमको वुड मिलती है, स्टेम से हमको गम मिलती है, रबर मिलता है, टेनिन नाम का मटेरियल मिलता है, फ्लेवेनॉइड नाम का मटेरियल मिलता है। ऐसे कई मटेरियल हम लोग कमर्शियल यूज के लिए स्टेम से आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेम के बेसिक फंक्शन नहीं है। हमको देखना यह है बेसिक फंक्शन में कि स्टेम की वजह से प्लांट के दूसरे ऑर्गन को क्या बेनिफिट होता है। तो लीफ को बेनिफिट मिल गया, वाटर पहुंच गया लीफ तक, रूट को बेनिफिट मिल गया, फूड पहुंच गया रूट तक, और ब्रांचेस और लीफ को सपोर्ट मिल गया। सो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेम। यहां पे हमारा स्टेम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन इज लीफ। So this leaf is mostly green in color. So leaf is green, expanded or flat structure, and this leaf is developed from नोड ऑफ द स्टेम। इसके पहली पॉइंट में हमने स्टडी किया कि भाई स्टेम के ऊपर जो नोड होता है, इस नोड से लीफ का डेवलपमेंट होगा। सपोज कीजिए कि नोड है, तो फ्रॉम दिस नोड लीफ इज अराइजेस। जनरली लीफ इज एक्सपांडेड एंड ग्रीन कलर्ड ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट थिंग, लीफ इज एक्सोजीनियस ऑर्गन। एक्सोजीनियस ऑर्गन, ये पॉइंट फिर से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है बाहर। मतलब ये हुआ एक्सोजीनियस का कि नोड का जो रिंग ऑफ सेल्स हैं, ये रिंग से लीफ का डेवलप हुआ। लीफ स्टेम के बीच में से बाहर नहीं निकला। समझ रहे ना आप बात को? तो लीफ इज डेवलप फ्रॉम द एक्सटर्नल रिंग of the node, therefore leaf is called as exogenous organ. Next thing, leaf is most important vegetative organ. अब ये पॉइंट मैं जानबूझ के बोर्ड के ऊपर लिखा हूं कि 3 वेजिटेटिव ऑर्गन में से लीफ को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट यह है कि एक तो फूड मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा जो प्लांट में कंडक्ट होगा, एनिमल्स इस लीफ के फूड को यूटिलाइज करेंगे, मतलब खाएंगे, और पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के फोटोसिंथेसिस वाले फूड पर ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने इस अर्थ सरफेस से पूरे प्लांट्स को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, पूरे प्लांट्स को नष्ट कर दिया, तो एक भी दूसरा एनिमल बाकी नहीं रहेगा। एक कारण कि फूड नहीं मिल पाएगा, दूसरा कारण ये कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन इवेपोरेट होता है। ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी तो हम ऑक्सीजन से भी डेथ हो जाएंगे, और फूड मटेरियल ना मिलने की वजह से भी हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए लीफ को मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन का दर्जा दिया गया है। ओके, अब ये जो लीफ है बच्चों, इसका जनरल स्ट्रक्चर में यहां पे थोड़ा सा एक्सपांड करके बनाता हूं। सपोज दिस इज स्टेम, दिस इज नोड, और अब जरा आप ध्यान से देखिए, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पे व्हाइट कलर से ड्रॉ करता हूं, like this. This is the general structure of leaf. This is the general structure of dicot leaf.
डायकोटिलिडोनस प्लांट का ये लीफ है। इस लीफ में 3 पार्ट होते हैं। दिस इज द मोस्ट बेसिक और फर्स्ट पार्ट which is directly developed from the node. This part of the leaf is called as leaf base. लीफ बेस का साइंटिफिक नाम या लीफ बेस का अल्टरनेट नाम आप याद रखिए, लीफ बेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोपोडियम। हाइपो का मतलब होता है बिलो, क्योंकि लीफ में सबसे नीचे का पार्ट है, और पोडियम ये वर्ड यूज किया जाता है लीफ के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ बेस। सेकेंड पार्ट, ये जो आपको कनेक्टिंग लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द लीफ। दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज पेटियोल। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही लीजिएगा, पेटियोल। And this petiole is middle part of the leaf. Petiole is also called as mesopodium. Meso का मतलब middle और podium ये word use किया जाता है exactly leaf के लिए। This expanded part is a third part of the leaf, and this third part of the leaf is called as leaf lamina. Okay, leaf lamina is also called as leaf blade, and the scientific name is, it is also called as epipodium. epi means above, तो above मतलब terminal part और podium का मतलब leaf. This is the general structure of the leaf, which consisting on 3 parts: leaf base, petiole and leaf lamina or blade. Leaf base is a hypopodium, petiole is called as mesopodium, and leaf lamina is called as what? Epipodium. अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम एक एक पार्ट के फंक्शन स्टडी करते हैं। देखिए, लीफ बेस का काम है अटैचमेंट। लीफ बेस, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें लीफ बेस स्वेलन होता है, यानी लीफ अगर आप डिटैच करेंगे तो लीफ बेस आप अलग ही डिस्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा स्वेलन पोर्शन होता है। सो इफ लीफ बेस इज स्वेलन, देन स्वेलन टाइप ऑफ लीफ बेस इज कॉल्ड एज पल्वाइनस लीफ। ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे बायोलॉजी सब्जेक्ट में, खासतौर से इस चैप्टर में। पल्वाइनस लीफ बेस में यहां पे लिखा हूं, इसका मतलब होगा कि ऐसा लीफ जिसका बेस कैसा है, स्वेलन है। अब मान लीजिए कि मैंने आपको मैंगो ट्री से एक लीफ डिटैच करके दिया और मैं आपको कहता हूं कि दिस इज पल्वाइनस लीफ, तो आप लोग समझ जाएंगे कि इस लीफ का बेस जरूर स्वेलन है, इसीलिए सर ने कहा है कि दिस इज अ पल्वाइनस लीफ। ओके, तो सभी लीफ का लीफ बेस स्वेलन नहीं रहेगा, सिर्फ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं या कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनका लीफ बेस स्वेलन होता है। उन लीफ को क्या नाम दिया हमने? पल्वाइनस। तो पल्वाइनस लीफ का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल इज मैंगो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, कुछ लीफ बेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही एक्सपेंडेड हो जाते हैं पेपर की तरह, और ये लीफ बेस जो एक्सपांड हो जाते हैं स्टेम को कवर कर लेते हैं। आपने जवार का प्लांट देखा होगा, या जवार भी जाने दो, आपने शुगर केन देखा होगा, सेकेरम ऑफिसिनेरम मतलब गन्ना, तो उसका जो स्टेम होता है उस पर थोड़ा सा लीफ टाइप कवरिंग होती है, वो लीफ का बेसल पार्ट है, मतलब लीफ बेस। तो इन सम केसेस, इन सम प्लांट, लीफ बेस बिकम expanded, and after expansion this expanded part cover stem, cover the stem. Okay, such type of expanded leaf base are called as, very simple name, sheet. ऐसे एक्सपेंडेड लीफ बेस को क्या नाम दिया जाएगा? शीट।
एग्जाम्पल कौन से प्लांट में शीट देखने के लिए मिलती है? तो शीट टाइप ऑफ लीफ बेस आर विजिबल इन ग्रासेस। ग्रासेस को कॉमनली मोनोकॉट के अंदर मर्ज किया जाता है। शुगर केन एग्जाम्पल आप यहां पे दे सकते हैं, शुगर केन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ बेस। चलिए अब लीफ बेस के दो हमने ऑप्शंस देखे कि अगर स्वेलन रहा तो क्या नाम दिया जाएगा, एक्सपांडेड रहा तो क्या नाम दिया जाएगा। स्वेलन यानी पल्वाइनस के एग्जाम्पल हो गया, एक्सपेंडेड मतलब शीट के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लीफ के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज व्हाट? पेटियोल। ओके, सो दिस पेटियोल इज stalk of leaf. Petiole is stalk of leaf. स्टॉक का मतलब होता है लंबी सी डंडी होती है, जैसे आपके पास में कोई बर्तन है जिसमें आप चाय बनाते हैं तो उसको पकड़ने के लिए एक रॉड होती है। ऐसी इलोंगेटेड पोर्शन को प्लांट में स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक ऑफ लीफ, यहां पे मैं एक लीफ ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज सपोज सोइलन लीफ बेस, दिस इज स्टॉक एंड दिस इज लीफ लैमिना। ओके, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पेटियोल, स्टॉक ऑफ लीफ। दिस पेटियोल परफॉर्म two basic function. First, it provide length to lamina. एकदम सिंपल है कि जितना लंबा पेटियोल रहेगा लैमिना उतनी ही दूरी पर जाएगा, मतलब लैमिना को उतनी ज्यादा लेंथ मिल जाएगी। लेंथ मिलने की वजह से ये लैमिना फ्लटरिंग करेगा, मतलब हिलेगा, जिसकी वजह से फ्रेश एयर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग स्टॉक, दैट इज लॉन्ग पेटियोल, फ्लटरिंग ऑफ लीफ इज पॉसिबल, एंड ड्यू टू फ्लटरिंग दिस लीफ गेट फ्रेश एयर। ओके, सेकंड फंक्शन, चलिए आप भी अंदाजा लगा लीजिए क्या हो सकता है पेटियोल का सेकंड फंक्शन। यस, टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट। रूट जमीन से सिर्फ वाटर ही एब्जॉर्व नहीं करती है, बल्कि वाटर के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर ऐसे एलिमेंट भी एब्जॉर्व करती है। ये एलिमेंट वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, वाटर और एलिमेंट्स मिलकर के जाइलम के थ्रू लीफ में जाएंगे। तो लीफ में जाने से पहले, मतलब लैमिना में जाने से पहले कहां से पास आउट होना पड़ेगा? पेटियोल से। तो पेटियोल कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इनटू द लीफ। लीफ का कौन सा पार्ट? खास तौर से कंडक्ट इनटू द लैमिना ऑफ द लीफ। ओके, और लीफ जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद फूड मटेरियल अपने अंदर अकुमुलेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यही फूड मटेरियल पेटियोल से पास अवे होगा। सो दिस पेटियोल आल्सो कंडक्ट फूड मटेरियल अवे फ्रॉम लैमिना। ओके, तो कुछ मटेरियल पेटियोल से होता हुआ लीफ लैमिना की तरफ जा रहा है और कुछ मटेरियल लीफ लैमिना से दूर जा रहा है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को लीफ के अंदर पहुंचाएगी, लैमिना के अंदर, और लीफ लैमिना से वापस फ्लोएम लेकर आएगा ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस से तैयार हुआ। सो दीज आर द टू बेसिक फंक्शंस ऑफ द पेटियोल। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड लेंथ एंड सेकंड फंक्शन इज कंडक्शन। कंडक्शन इन द लैमिना and conduction away from the lamina. Okay, now third part of the leaf is this green expanded part. This green expanded part of the leaf is called as leaf lamina. लीफ लैमिना को हमने और क्या नाम दिया बच्चों? लीफ ब्लेड। और साइंटिफिक नाम क्या दे रखा है हमने इसको? इपीपोडियम। ओके, चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं।
यहां पे सिर्फ लैमिना का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इस लैमिना में आप देखते हैं कि बीच में से एक वेन पास होती है जो थोड़ी सी ब्रॉड होती है, ब्रॉड मतलब मोटी होती है, प्रोमिनेंट वेन। दिस सेंट्रल प्रोमिनेंट वेन, सेंट्रल सेंट्रल prominent vein is called as midrib। midrib नाम याद रखिएगा अच्छे से। लीफ के सेंटर से जो प्रोमिनेंट वेन पास होती है उसे क्या कहेंगे? मिड रिब। अब बच्चों होता यह है कि मिडरिब की कुछ ब्रांचेस होती हैं। एक सेकेंड, yes, I am drawing over here। with some different color। देखिए अब यहां से ब्रांच ड्रॉ किया हूं मैं। these are the branches and these branches comes out through the midrib। यहां से भी ब्रांच ड्रॉ कर लेते हैं। and these branches are called as veins। okay, the branches which are directly arises from the midrib are called as veins। veins किसे कहेंगे आप? ऐसी ब्रांचेस जो डायरेक्टली किससे अराइज हुई? मिडरिब से। तो देखिए आप, ये 3 नीचे हैं, 2 ऊपर है, डायरेक्टली मिडरिब से अराइज हुए, तो उनको हमने नाम दिया वेन। अब कुछ ब्रांचेस बच्चों ऐसी होती हैं जो वेन से अराइज होती हैं, तो वेन के ब्रांचेस को नाम दिया जाता है वेनलेट्स। मैं इसको पिंक कलर से ड्रॉ करता हूं। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज वेनलेट्स। लेट आई एम राइटिंग कंप्लीटली दिस डायग्राम। और बिलो this is not, this is moving down towards the margin of the lamina like this। so the branches of vein are so called veinlets। water and mineral continuously moving through the midrib। now these water and minerals are transporting through the veins and veinlets and spreading throughout the lamina। so these vein and veinlets provide continuous channel to transport water, minerals as well as food। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द लीफ प्रोवाइड कंटिन्यूअस चैनल टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड फूड। योर आंसर विल बी वेन एंड वेनलेट्स, नॉट द मिडरिब। मिडरिब इज नॉट आंसर। वेन एंड वेनलेट्स प्रोवाइड कंटिन्यूअस चैनल टू ट्रांसपोर्ट दिस मटेरियल। नेक्स्ट थिंग, देखिए बच्चों, लीफ ड्रॉ करते समय जब मैं बॉर्डर ड्रॉ किया, सो दिस बॉर्डर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज मार्जिन। कभी भी नहीं भूलना है ये पॉइंट, ये बहुत बेसिक चैप्टर है हम लोगों का। ये चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छे से याद कर लिए तो बायोलॉजी का 60, 70 और मैक्सिमम 80% पार्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बॉर्डर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्जिन। अब यहां पे जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, दिस पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज अपेक्स। ओके, तो मार्जिन टर्मिनेट्स ऑन द अपेक्स। इनसाइड द लीफ मिडरिब, वेन्स एंड वेनलेट्स आर प्रेजेंट। ओके, अब दूसरी बात ये कि लीफ की 2 सरफेसेस होती है। मान लीजिए कि ये जो मेरा पाल्म है, ये लीफ है, उसको मैं इस तरह से रखता हूं। आप ऊपर से जिस सरफेस को देखेंगे वो कहलाएगा डोर्सल सरफेस। तो अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज डोर्सल सरफेस।
मींस अपर सरफेस, और इसी लीफ को जब आप नीचे से देखेंगे तो दिस इज व्हाट लोअर सरफेस. लोअर सरफेस इज नोन एज वेंट्रल सरफेस. सो लैमिना में इतने सारे पार्ट होते हैं, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, मार्जिन, अपेक्स, मिडरिब, वेन एंड वेनलेट्स. ये मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है. अगर आप एनाटॉमिकल देखेंगे तो फिर अलग अलग टाइप के सेल्स अरेंजमेंट आपको दिखेंगे, तो उसमें हमको अभी फिलहाल नहीं जाना है क्योंकि सेपरेट चैप्टर है एनाटॉमी के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. देखिए, मॉर्फोलॉजी चैप्टर हमने जब से स्टार्ट किया, हमने कौन से पार्ट कवर किए, मैं एक मरतबा आपको उसका आउटलाइन बता देता हूं. सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखा था, जर्मिनेशन देखा था, जिसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस है, कॉटिलिडॉन्स है, हाइपोकॉटिल, इपीकॉटिल है. फिर हम रूट की तरफ गए, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हमने स्टडी किया, रूट के बेसिक फंक्शन हमने स्टडी किए, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एनकरेजमेंट ऑफ द प्लांट, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर. याद आ रहे? ओके. फिर आज हम लोग स्टेम की तरफ आए. स्टेम के बाद हमने लीफ स्टडी किया. तो हमने इस तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी के 3 वेजिटेटिव ऑर्गन स्टडी किए, रूट, स्टेम एंड लीफ. अब हमको अगले लेक्चर में रूट को और ज्यादा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, स्टेम को और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, और लीफ को भी. यानी हमको इन तीनों वेजिटेटिव ऑर्गन के अपने अपने मॉडिफिकेशंस स्टडी करने पड़ेंगे. सो वी आर कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू वेरी मच. और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं थोड़ा सा भूल गया था, अभी आपको बताता हूँ कि आपका 10 का रिजल्ट आया है. ओके, उसके लिए बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद. इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और अपने 11-12 नीट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें. अगर बायोलॉजी का साथ बहुत अच्छा रहा तो आप बहुत ज्यादा मार्क स्कोर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.